फ्रेंड्स, आज का क्वेरी रहेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन से जब रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई मिले तो व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। नाउ मेरे हिसाब से आप सब लोग जानते हैं, आपने सर्विस टैक्स लेवल पे ऑलरेडी आपने ये रेफर किया हुआ है कि व्हेन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो फ्रेंड्स, यही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। ओवरऑल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कंसेप्ट चलता है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। बिना से सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज की। जब भी कोई स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किया जाएगा तो उसमें तो टैक्स भरने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली सर्विस सप्लायर का नहीं होगा, गुड सप्लायर का नहीं होगा, रादर रिसिपिएंट का रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है वो सप्लाई करता है और जो रिसिपिएंट है जिसके गुड्स सप्लाई हो रहे हैं वो दूसरा बंदा है, वो रिसिपिएंट है। नाउ नॉर्मली टैक्स भरने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर का होता है, बट यहाँ पे क्लियर वर्ड्स में गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करके बोल दिया है दैट द लाइबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन रिसिपिएंट, इज नॉट ऑन सप्लायर। इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जब भी कोई कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कुछ रेम्यूनरेशन अर्न करे, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर वो कुछ अर्न कर रहा है तो उस सिचुएशन में भी द लाइबिलिटी टू पे सर्विस टैक्स इज ऑफ रिसिपिएंट। यहाँ पे जो सप्लायर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो डायरेक्टर है, जबकि जो रिसिपिएंट है दैट इज कंपनी, बट अगेन द लाइबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑफ रिसिपिएंट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग बात कर रहे हैं कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज की जो कंपलसरी बेसिस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फॉलो होते हैं, एंड दैट इज गवर्न बाय सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। बट a very important point has been framed under GST law which was not there in any other law, previous law, and that is section 9 subsection 4. as per section 9 subsection 4, जब भी आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं, सो यू आर अ रिसिपिएंट, ही इज अ सप्लायर, बट सिंस ही इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन तो टैक्स भरने का लायबिलिटी उस बंदे का नहीं रहेगा, रादर टैक्स भरने का लायबिलिटी एज अ रिसिपिएंट आपका रहेगा। कोई बोले सर ऐसा क्यों मैकेनिज्म बनाया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअल कंसेप्ट ये है फ्रेंड्स कि देखिए, जो पर्सन जो आपको सप्लाई दे रहा है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो कि वो अनरजिस्टर्ड हो, पॉइंट ये है कि जो सप्लाई उसने आपको दिया है वो एक टैक्सेबल सप्लाई है। वापस बता रहा हूं, द पर्सन हु इज गिविंग सप्लाई मे बी एन अनरजिस्टर्ड पर्सन और मे बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, but the point is the supply of goods or service which he is giving to us is a taxable supply, and since it is a taxable supply, is by default liable for GST। माने अगर वो रजिस्टर्ड है और वो आपको गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, then definitely the liability to pay tax is on him। बट अगर वो अनरजिस्टर्ड है एंड वो आपको ऐसे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, देन ऑल्सो जीएसटी इज एप्लीकेबल, बट हियर द लायबिलिटी टू पे जीएसटी इज नॉट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, बिकॉज वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो कहाँ से टैक्स भरने वाला है। सो नाउ द लायबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन रिसिपिएंट एंड दैट इज यू। जब भी कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन आपको गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करे तो याद रखिएगा कि आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, और वो जो जीएसटी आपको भरना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म व्हेन सप्लाई इज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं। मान लीजिए कि आप जो गुड्स परचेस कर रहे हैं वो बेचने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो यस ये आरसीएम अप्लाई होगा। मान लीजिए आप कुछ सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं, जो देने वाला है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यस आपके केस में आरसीएम अप्लाई होगा। अब कोई बोलेगा तो सर मेरा जो चाय वाला में भी मुझे बिल देता है, क्या उसमें भी आरसीएम अप्लाई होगा? प्राइमा फेसी यस, क्योंकि ये कंसेप्ट कहता है कि फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इज एप्लीकेबल। मान लीजिए कि आप कोई स्टेशनरी स्टोर्स में जाते हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के नीचे, और वहां से कुछ स्टेशनरी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो दैट इज अगेन फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, कोई बोले कि वो ट्रांसपोर्ट वाला जो मुझे सप्लाई दे रहा है, फ्रेंड्स वैसे तो वो भी यहाँ पे फॉलो होना चाहिए, बट सिंस ट्रांसपोर्ट इज ऑलरेडी कवर्ड बाय सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, जहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि ट्रांसपोर्टर के केस में तो सामने वाला रजिस्टर्ड हो के ना हो, कंपलसरी बेसिस पे आरसीएम है, तो उसे हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। बट जैसे मान लीजिए कि आप पैकिंग के रिलेटेड किसी की सर्विस रिसीव कर रहे हैं, ही इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन गिविंग यू सप्लाई। मान लीजिए आप जॉब वर्कर की सर्विस रिसीव कर रहे हैं, ही इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन गिविंग यू सप्लाई।
कोई भी, मान लीजिए आपका अकाउंटेंट है, इज नॉट एन एम्प्लॉय, आप इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट को काम करने के लिए बुलाते हैं, वो अकाउंट लिखता है, हफ्ते में एक बार आता है, चला जाता है, इज नॉट योर एम्प्लॉय, इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन गिविंग यू सप्लाई। कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई देगा तो डेफिनेटली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स अप्लाई होगा। अब कोई बोले यहाँ पे कोई लिमिट है, यस, गवर्नमेंट हैज केप्ट अ मॉनेटरी लिमिट। कितना लिमिट है? 5000 पर डे। माने अगर पर डे बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है, माने एक दिन में अगर काउंट करूँ तो चाय का बिल, मैं काउंट करूँ अगर पैकिंग चार्जेस का बिल, जॉब वर्कर का बिल, और भी जितने अनरजिस्टर्ड पर्सन है, स्टेशनरी का बिल जो आपको सप्लाई दे रहे हैं पर डे, इन सबका एग्रीगेट बिल अगर 5000 के अंदर है तो डेफिनेटली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई नहीं होगा। बट अगर पर डे ये 5000 रुपीज के ऊपर है तो डेफिनेटली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब कोई बोले मान लीजिए कि एक महीने के 31 डेज है, उसमें से 25 डेज ऐसे है जहां पे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हमें सप्लाई दे रहा है, वो अमाउंट एक हो या 100 जन हो मिलके, वो अमाउंट 5000 से नीचे है एग्रीगेट। अगर वो अमाउंट 5000 से नीचे, मान लीजिए किसी का एक अमाउंट 1000 रुपया है, किसी का 500 रुपया है, किसी का 200 रुपया है, किसी का 300 रुपया है, ये एग्रीगेट आपको काउंट करना है। अगर एग्रीगेट अमाउंट पर डे 5000 से नीचे है तो कभी भी रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा, और एग्रीगेट अमाउंट 5000 से ऊपर है पर डे तो रिवर्स चार्ज अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए कि 31 डेज में 25 डेज ऐसे है जहां पे वो 5000 से नीचे है तो डेफिनेटली आपको रिवर्स चार्ज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट 6 दिन ऐसे है जहां पे ये 5000 से ऊपर हो रहा है तो वो 6 दिन के लिए आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी भरना पड़ेगा। कोई बोले कैसे? तो मान लीजिए कि एक दिन 6000 का अमाउंट हो रहा है, एक दिन 10,000 का अमाउंट हो रहा है, एक दिन 12,000 का अमाउंट हो रहा है, एक दिन 25,000 का अमाउंट, अलग अलग दिन का अलग अलग हो रहा है। तो ये जितने भी दिन 5000 से ऊपर हुआ है वो टोटल अमाउंट काउंट कीजिए, 6000, 12,000, 25,000, 10,000, 50,000 जो भी अमाउंट है, इन सब का टोटल काउंट कीजिए और वो जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा। अच्छा, कोई बोले डेली बेसिस पे काउंट करना है तो कि नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर प्रोविजन दिया है। क्या? तो कि पूरे महीने में जिन जिन दिन 5000 से ज्यादा अमाउंट हो रहा है उसका एक बिल आप एट द एंड ऑफ द मंथ अपने ही नाम पे बनाइए, जहां पे सप्लायर भी आप होंगे और रिसिपिएंट भी आप होंगे। माने कोई बोले वो बिल का अमाउंट कैसे मिलेगा, तो मैंने अभी भी आपको बताया, जिस जिस दिन 5000 से ज्यादा हुआ है उसका एग्रीगेट काउंट कीजिए, और वो जो एग्रीगेट अमाउंट आता है वही अमाउंट आपको लास्ट डे पे काउंट करना पड़ेगा, 31st डे पे उतनी अमाउंट का बिल। मान लीजिए 6 दिन में से एक दिन 5000 है, दूसरे दिन 10,000 यानी 15 हो गया, तीसरे दिन 12,000 है यानी 27,000 हो गया, चौथे दिन 25,000 है माने 52,000 हो गया, पांचवें दिन और 50,000 है माने 1,02,000 हो गया, और 6th डे पे मान लीजिए कि 8,000 रुपया है तो 1,10,000 हो गया। तो ये 1,10,000 का बिल आप एट द एंड ऑफ द मंथ अपने ही नाम पे बनाएंगे, सप्लायर भी आप होंगे, रिसिपिएंट भी आप होंगे, और उसके ऊपर से जो जीएसटी का लायबिलिटी आएगा वो आपको भरना पड़ेगा। अच्छा, कोई बोले वो लायबिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये जो बिल आपने अपने नाम पे बनाया है उसे आपको अपलोड करना है। आपको उसे अपलोड करना है जीएसटीआर 1 में भी, और आपको उसे अपलोड करना है जीएसटीआर 2 में भी। कोई बोले जीएसटीआर 1 में क्यों अपलोड करना है, तो कि जीएसटीआर 1 में आपको अपलोड करना है क्योंकि उससे आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी और आप वो टैक्स भरेंगे। और कोई बोले जीएसटीआर 1 में तो अपलोड करेंगे, 2 में क्यों अपलोड करना है, तो कि क्योंकि आपने टैक्स भरा हुआ है तो आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, और वो क्रेडिट लेने के लिए वो डेफिनेटली आपके जीएसटीआर 2 में चाहिए। अच्छा, कोई बोले माने मुझे 1 और 2 में दोनों में अलग से अपलोड करना पड़ेगा, तो कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? बिकॉज जिस दिन आप जीएसटीआर 1 में अपलोड करेंगे वहां पे सप्लायर भी आप होंगे और रिसिपिएंट भी आप होंगे, यानी सप्लायर में भी आप अपना जीएसटीआईएन डालेंगे और रिसिपिएंट में भी आप अपना जीएसटीआईएन डालेंगे, और जैसे ही रिसिपिएंट में आप अपना जीएसटीआईएन डाला होगा, ऐसा बिल अपलोड करेंगे तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में आपके जीएसटीआर 2A में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको खाली उसे एक्सेप्टेंस देना है, जैसे ही आप एक्सेप्टेंस देंगे तो आपको उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का क्वेरी कि जब भी हम लोग आरसीएम की बात करें जहां पे कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दे रहा है तो टैक्स कैसे भरना है। थैंक यू वेरी मच। फॉर फर्दर क्वेरीज कीप लॉगिंग टू आवर चैनल gst@dhvl.gandhi। थैंक यू।